मैं कुछ नहीं समझी, अरसाना ने ताज्जुब से कहा। अगर तू कुछ भी नहीं जानती तो ठीक है, मैं तेरे ज़हन को परेशान नहीं करूंगा। मैंने उसे दोबारा आगोश में भींचते हुए कहा, मैं तो कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि तेरा चमकदार बदन मेरे बदनुमा बदन में पवस्त होकर मेरी रूह को मुनव्वर कर चुका है। यकीनन मेरी माँ बेहद खुश होगी कि उसके खून में आमून के बेटे का खून शामिल हो गया। तेरे जिस्म में कैसी लतीफ खुशबू है, तू कैसा अनोखा है आसमान के बाशिंदे। वो भी खुद से बोलती रही और फिर निढाल होकर सो गई। दूसरी सुबह हंस में मामूल थी। आज मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता था। बूढ़े सालमूस का रवैया मुनासिब नहीं था, चुनाचे मैंने फैसला कर लिया था कि अपनी शोहरत से फायदा उठाकर खुद फिरौन रामूस से मिलूंगा। मुझे यहाँ कोई मिशन तकमील तक नहीं पहुंचाना था, बस तहजीब के इस दौर के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था ताकि इस नए दौर की तारीख में अपनी मालूमात दर्ज कर सकूं। चुनाचे नाश्ते के वक्त सालमूस ने मुझसे मुलाकात की। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं, चेहरे की सुर्खी किसी कदर जर्दी में तब्दील हो चुकी थी। मैं तुझसे चंद सवाल करना चाहता हूँ नौजवान, उसने बिल्कुल बदले हुए अंदाज में सवाल किया। मैंने उस अंदाज को बखूबी महसूस किया था, शायद उसने मेरे सामने शिकस्त तस्लीम कर ली थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। शिकस्त खोरदा बूढ़ा कम अज कम इस वक्त जो कुछ कहेगा सच कहेगा। मैं उसके सामने बैठ गया। बूढ़े के सुर्ख सफेद चेहरे पर कई रंग आए और चले गए। तब उसने भारी आवाज में कहा, इस्लाक, हाँ मैं हमेशा तुझे यही कहूंगा, क्योंकि मैं तुझे वो तस्लीम नहीं करता जो तू कहता है, लेकिन तेरी शख्सियत मेरी समझ से बाहर है। मैं नहीं जानता कि तू कौन सी दुनिया का बाशिंदा है। हाँ मैं एतराफ करता हूं कि मैं तेरी आमद से खौफसदा हूं। मैं जानता हूं तू माहौल बदलने की कुदरत रखता है। रामूस के दिल में मेरी जिस कदर इज्जत है, अहले मिस्र मेरी अजमत के जिस कदर कायल हैं, तू उसे फना कर देगा। तेरे मुकाबले मुझे जिल्लत, रुसवाई और शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ मैंने तुझे एक चालाक और ताकतवर जवान समझा था। मैंने सोचा था कि तू सरजमीन मिस्र में किसी खास इरादे के तहत दाखिल हुआ है और मेरा यह ख्याल अभी तक बरकरार है। तो मैंने तुझे चालाकी से सांपों के गार में गिरा दिया। वहां तूने अपने आप को अनोखे रूप में पेश किया और मैं सहम गया। रात को मैंने दोबारा कोशिश की। लड़की ने मेरे ही एमा पर शराब में जहर मिलाया था, लेकिन वो खुद इसका शिकार होगी। वो सब मेरे ही मुलाजिम थे जो रक्स के दौरान तुझे कत्ल कर देना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कामयाब न रहा। इस नाकामी ने मेरे वजूद को मुतजलजल कर दिया है। पूरी रात में एक पल के लिए नहीं सो सका। मैं तेरे ही बारे में सोचता रहा। बिलाखिर मैंने फैसला किया। मैंने सोचा अगर तू मिस्र का रूहानी पेशवा बनना चाहता है तो मैं तुझे न रोकूंगा, मैं तेरे रास्ते से हट जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुझसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इज्जत कायम रहने दे। मैं खुश दिली से बड़े दरबार में आमून के बेटे की हैसियत से तुझे तस्लीम करूंगा और अपना अहद तेरे कदमों में डाल दूंगा और फिर खुद को शाहनशी हो जाऊंगा। या फिर अगर उसके अलावा तेरा कुछ और मकसद है तो मैं इसकी तकमील में तुझसे ताउन करूंगा, लेकिन अब मेरे ऊपर शक छोड़ दे। मेरी तरफ से तुझे कत्ल करने की कोई और कोशिश न होगी। बूढ़े की आवाज में इल्तिजा थी। मेरा अंदाजा दुरुस्त था। मैंने मुस्कुराते हुए सुर्ख रंग का एक सेब उठाया और उसे दांतों से काट कर चबाते हुए बोला, अहमद सालमूस तू मेरी कुव्वत से वाकिफ हो चुका है। मिस्र की पूरी फौज भी मेरे मुकाबला जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसे तेहो तय कर दूंगा। इसमें कुछ वक्त जरूर लगेगा, लेकिन वो मेरा बाल भी बीका ना कर सकेंगे। इसका मुजाहिरा तू देख चुका है। ऐसी सूरत में अगर मुझे किसी इक्तदार की जरूरत हुई तो वो मिस्र की शहनशाहियत ही हो सकती है। तेरी जगह लेकर मैं क्या करूंगा? फिरौन चाहरम को मैं इत्मीनान से कत्ल करके मिस्र के तख्त पर काबिज हो सकता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि अब तेरे अल्फाज से सच्चाई की बू आ रही है। अगर तू सच बोलने पर आमादा हो गया है तो इसका इनाम पा और सुन। मैं एक सैलानी इंसान हूं, मेरी शख्सियत तेरी समझ में नहीं आ सकेगी, इसलिए मैं इसका तज़किरा नहीं करूंगा। हाँ सिर्फ इतना बताऊं कि मेरी उम्र लाखों साल है और तेरी बानिस्बत मुझे इन लाखों साल का तजर्बा है। मैं सिर्फ एक मुहक्किक हूं और तेरे वतन को देखने और इसके बारे में मालूमात हासिल करने आया हूं। अगर यहाँ मेरा दिल लगा तो कुछ अरसा कयाम करूंगा, और अगर मिस्र की हसीनाएं मेरा दिल ना बहला सकी तो यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। अगर तू मेरी दोस्ती चाहता है तो मेरी तरफ से बेफिक्र होकर अपने कामों में मसरूफ रहे और मिस्र की तारीख के बारे में मुझे कुछ बता। अपने अकायद और अपने मजहब की तफसील बता। मुझे इसके सिवा और कुछ दरकार नहीं है। बूढ़ा काहन काफी देर अहमकाना अंदाज में मुझे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर खुशी की सुर्खी फूट पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने मुहब्बत से मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तू सच कहता है इस्लाक तो मुझे अपनी हमाकत पर शर्मिंदगी है। बेशक मैंने तेरे बारे में ख्वामखा गलत किस्म के मंसूबे बना रखे थे। तो मुझे अपना दोस्त पाएगा। तेरे काम में मैं भरपूर मदद करूंगा। मुझे तेरी दोस्ती पर फख्र है। तो कुछ भी है, अगर तू पसंद नहीं करता तो मैं तेरे बारे में तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। बस मेरे लिए यही काफी है कि तू मेरा दोस्त है। मैं मुस्कुराता रहा और दर हकीकत प्रोफेसर मिस्र का अजीम कहानी आजम सालमूस, जिसके नाम से अहले मिस्र कांपते थे, जिसके एक इशारे पर सैकड़ों गर्दनें उड़ जाती थी, इस दिन से मेरा गहरा दोस्त बन गया। उसने मेरे बारे में ऐलान कर दिया। उसने मिस्र के चप्पे चप्पे को मेरी आमद की खबर दे दी। उसने मुझे आमून का बेटा तस्लीम कर लिया। लेकिन मुझे इस बात पर हैरत थी
फिरौन मिस्र ने अभी तक मेरी तरफ तवज्जो नहीं दी थी, न जाने क्यों। मुमकिन है सालमूस ने ही कोई चक्कर चलाया हो। मेरी मंजूर नजर अरसाना हर रात मेरी खिदमत में हाजिर हो जाती। खासी लड़की थी, उसकी मैयत ने मुझे मुतमईन कर दिया था और बज़ाहिर मैं खुश था। अभी तक मैंने मिस्र के बाजारों में निकलने की कोशिश नहीं की थी। इस सिलसिले में सालमूस ने भी मुझसे दरख्वास्त की थी। बहरहाल मैं इससे चालाक बूढ़े से कोई प्रकाश नहीं रखता था। उसने कहा था कि मखसूस मौका पर वो मुझे मंजर-ए-आम पर लाएगा और मैंने उसकी यह दरख्वास्त कबूल कर ली थी। इसके अलावा उसने मेरी दूसरी जरूरियात भी पूरी करना शुरू कर दी थी। सबसे पहले उसे मुझे मिस्र के अहराम दिखाए। ये पहले, दूसरे और तीसरे खानदानों के फिरौनों के मकबरे थे जिनमें इनकी हनूत शुदा लाशें मौजूद थीं। इन पर इसरार ताबूतों के साथ उनकी तारीख भी मौजूद थी, जो एक खास किस्म के कागज जानवरों की खाल की झिल्ली पर महफूज थी। कदीम मिस्री तहजीब का नुमाया अकीदा था कि हर मामले में हयात बादल मौत का तसव्वुर कायम रखा जाता था। जिस्म रूह का राब्ता अज़ली और वाहदी समझा जाता था। उनके तसव्वुर में जिस्म का एक मसना था जिसे काह कहते हैं। मरने के बाद भी उसकी जिंदगी पर यकीन रखा जाता था। कब्र, हनूत और इशारी मुजस्मे इस गैर फानी काह के लिए मुहैया किए जाते थे। उनका अकीदा था कि इंसान मरता नहीं, उसकी पिछली जिंदगी इसकी आइंदा जिंदगी की राहबर होती है। यह अकीदा हिंदू अकीदे से मिलता जुलता है। खुदा जाने हिंदुइज्म ने यह तसव्वुर कहाँ से लिया है। बूढ़ा सालमूस भी इसी अकीदे का पैरोकार था, लेकिन हर दौर में साहिब इक्तदार लोगों ने अपनी सहूलतों के लिए अकीदों में तब्दीलियां की हैं। कहानी आजम सालमूस भी कुछ कुछ तब्दीलियां चाहता था, जिन्हें वो आहिस्ता आहिस्ता अहले मिस्र के दिलों में इस्तरायत कर रहा था। मिस्रियों के अकीदे के मुताबिक सूरज देवता आमून कहलाता था, जो रोजाना मरता और रोजाना जिंदा होता है। यही तमाम देवताओं का आका और इनका बाप था। कहानी आजम इस अकीदे में थोड़ी तब्दीली करना चाहता था और तारीख गवाह है कि अपने हद में तो कहानी आजम तब्दीलियां न कर सका, लेकिन उसके मरने के बाद तारीख में बहुत से अकीदों में तब्दीलियां अमल में आई। बहर सूरत कदीम तहरीरों और फिरौन के मकबरे मेरे लिए बहुत दिलकश थे। इससे ज्यादा मैं कुछ चाहता भी नहीं था। मेरा काम पूरा हो रहा था। मैंने जो हैसियत इख्तियार की थी वो इससे ज्यादा न थी, और अब मैं अदवार की गहमा गहमियों से कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। चुनाचे मैंने सालमूस की दोस्ती कबूल कर ली थी और मुझे उसके बाकी मामलात से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन चालाक बूढ़ा मेरी दोस्ती से भी बहुत ज्यादा फायदे उठाने का प्रोग्राम बना चुका था। चुनाचे उसकी इब्तिदा इस शाम से हुई जब सालमूस ने मुझे फिरौन के मलका अगीथी के माबद में आमद के बारे में बताया, और आज दिन है इस लाख के मैं तुम्हें फिरौन और रामूस की मलका से रोशनास करवाऊं। इसमें मेरा भी मफाद छुपा हुआ है, लेकिन ऐसा मफाद जो तुम्हारे लिए किसी तौर तकलीफ दे नहीं होगा। जरूर मिलाओ सालमूस, लेकिन मुझे बताओ कि मैं उसके साथ किस तरह पेश आऊं। देवताओं की शान से आमून के बेटे की शख्सियत शहनशाहों से कम नहीं है। तुम इससे बराबरी के दर्जे से मिलोगे। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और सालमूस मुतमईन होकर चला गया। उसने खादमाओं के जरिए मेरे लिए एक अनोखा लिबास भिजवाया, रंगील लिबास, जिससे मेरे जिस्म का बहुत सा हिस्सा और यहाँ रह जाता था। सोने का बना हुआ एक खूबसूरत ताज जिसके ऊपर सूरज चमक रहा था। इस लिबास को पहनाने में बहुत सी हसीन लड़कियों ने मेरी मदद की, और फिर मेरे हाथ में एक अजीब किस्म की छड़ी दे दी जो सोने की बनी हुई थी और जिसकी मूठ सांप के फन की शक्ल की थी, जिसकी नन्ही आंखों की जगह 2 कीमती हीरे जड़े हुए थे। सो इस शान से सालमूस आजम ने मुझे सजा दिया और फिर मलका की आमद की खबर मुझे दे गई। मैं माबद के निचले हिस्से में था, जहां से मुझे सीढ़ियां तय करके बुलंद मीनार में पहुंचना था। इस मीनार का दरवाजा माबद के सबसे बड़े हाल में खुलता था, जो शीशे की तरह चमकदार था और जिसकी दीवारों पर तस्वीरों की शक्ल में मिस्र की पूरी तारीख कंदा थी। तबाक पर चोट पड़ी और हाल की दीवारों ने उसका जवाब दिया। कहानों की पूरी फौज लंबे लिबासों और लंबी दाढ़ियों के साथ खड़ी थी। इसके आगे कहानी आजम मलका यागेसी के साथ खड़ा था। तकरीबन 5.5 फुट लंबी यह औरत हुस्न जमाल में अपना सानी नहीं रखती थी। उसके लंबे स्याह बाल कमर पर बिखरे हुए थे। इंतहाई हसीन लिबास में वो एक मुजस्मा नजर आ रही थी। उसकी निगाहें इस दरवाजे पर लगी हुई थी जिससे मैं बरामद होने वाला था। 4 काहन मेरे अकब में चल रहे थे। मैं भी बड़ी शान से उस दरवाजे से बाहर निकला तो खड़े हुए पुजारी सजदे में गिर पड़े। खुद कहानी आजम रकू की शान में झुक गया, लेकिन मलका आगे सी उस तरह मबहूत खड़ी रही। मैं भी उस शानदार औरत को पसंदीदगी की नजर से देख रहा था, लेकिन वो मेरी आंखों की ताप न ला सकी और उसकी निगाहें झुक गई और फिर उसकी गर्दन भी झुक गई। तब काहिनी आजम की आवाज उभरी, क्या हमारे नसीब नहीं है कि सूरज का बेटा हमारे दरमियान मौजूद है? क्या तुम इसकी अकीदत से इनकार कर सकती हो? नहीं सालमूस आजम, वो देवता है, यकीनन ये देवता है, जमीन के बसने वालों से अलग हुस्न जमाल का मुजस्मा, जिसके जिस्म पर आमून की किरणें लौटती हैं। मैं इसके सामने अकीदत पेश करती हूँ। मलका आगेसी की अकीदत कबूल कर आमून के बेटे सालमूस आजम की आवाज उभरी और फिर वो सीधा हो गया। मैं खामोश खड़ा था। सालमूस ने मलका का हाथ पकड़ा और उसे लिखे हुए मेरी तरफ बढ़ा। मलका पुरशोक निगाहों से मुझे देख रही थी और उस तरह मुझे देखती हुई वो मेरे नजदीक पहुंच गई। तब उसने एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ मेरे सामने हल्की सी गर्दन खम की और सीधी हो गई।
मैंने छड़ी वाला हाथ बुलंद किया और उसे देखकर मुस्कुराया। बेशक तू अनोखा है, काहिनी आजम का कहना था। वो आहिस्ता से बोली, हम तेरी पेशानी पर रोशनी देख रहे हैं, कामून तेरे ऊपर बरकतें नाजिल करेगा। मुझे तेरा दीदार हो गया, क्या तू मेरे महल को इज्जत नहीं बख्शेगा? वक्त आने पर मैंने जवाब दिया, मैं चाहती हूँ वक्त बहुत चलता जाए। मैंने कहा, कहानी आजम हमारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था और दिल ही दिल में मसरूर था। उसके ख्याल में मैं अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा था। काफी देर तक मलका मेरे और कहानी आजम के साथ रही। मैं उसकी पुरशोक निगाहों को पहचान गया था और खुद भी उसके लिए बेचैन था। क्या कहूँ प्रोफेसर, तुम्हारे इल्म में है कि सैकड़ों लड़कियां मेरे नजदीक आ चुकी थी। उनमें से एक हसीन लड़की थी, लेकिन इस शान की ये पहली औरत है मैंने देखी थी जो लड़की तो ना थी, लेकिन हुस्न जमाल में हजारों पर भारी थी। फिर मलका ने रुखसती चाही और मेरी दुआएं और दूसरी मुलाकात की इजाजत लेकर वापस चली गई। उसके जाने के बाद कहानी आजम मुस्कुराता हुआ मेरे पास आ गया। उसकी नजरों में बड़ी खुशी थी। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं इस्लाक, तूने मेरे प्रोग्राम को अमली जामा पहनाने में मेरी बड़ी मदद की है, लेकिन कुछ नए और दिलचस्प मसाइल जन्म ले चुके हैं। मैंने समझा सालमूस। मैंने कहा, तेरे अलावा अब और किसे लाऊंगा इस्लाक? मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा, यही मेरे लिए जरूरी है और यही मुनासिब। कहानी आजम मेरे नजदीक बैठ गया। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद बोला, मिस्र की तारीख में तेरे सामने दोहरा चुका हूं इस्लाक। अपने बारे में थोड़ी सी तफसील बाकी रहने थी। मेरा ताल्लुक तीसरे खानदान से है। मेरे खानदान ने मिस्र की तारीख का मुस्तनद दौर शुरू किया है, लेकिन फिर चौथे खानदान के लोगों ने साजिश करके मेरे खानदान की हुकूमत खत्म कर दी। हमारे कायद चौथे खानदान से थोड़े मुख्तलिफ थे, जिनका अंदाजा तू न लगा सका हो। हालांकि मेरी गुफ्तगू से तुझे अंदाजा लगा लेना चाहिए था। बहरहाल मेरे खानदान के बेशुमार अफराद कत्ल कर दिए गए। मैंने ना जाने किस तरह यह बात छुपाई कि मेरा ताल्लुक किसी खानदान से है, ताहम मैं कोशिश करता रहा, यहां तक कि इससे ओहदे पर फायज हो गया। लेकिन दरपर्दा में अपनी कोशिशों में मसरूफ रहा। मैं एक बार फिर अपने खानदान को बरसे इक्तदार लाना चाहता हूँ, और तुझे ये सुनकर शदीद हैरत होगी कि अगेती मेरे खानदान की औरत है, लेकिन वो खुद इस बात से लाइल्म है और खुद को चौथे खानदान ही का फर्द समझती के मैंने एक लंबी साजिश तैयार किया और इसके लिए एक तवील अरसे से काम कर रहा हूँ। चुनाचे आज से अरसा कबल जब रामूस की एक बीवी के बतन से उसका पहला लड़का पैदा हुआ, तो मैंने होशियारी से काम लेकर उस लड़के को अगवा कर लिया और उसकी जगह अपने खानदान का एक लड़का, जिसकी उम्र इस वक्त सिर्फ 5 रोज थी, रामूस की बीवी के पहलू में पहुंचा दिया। रामूस के पहले बेटे को मैंने कत्ल कराकर नील की मौजों के हवाले कर दिया। गोया तीसरे खानदान का खून चौथे खानदान की आगोश में परवरिश पाने लगा। इसके बाद माहौल मेरे हाथ में था। आकाश रामूस का बेटा कहलाता है, लेकिन दर हकीकत उसका बाप और है और जो मेरे खानदान से ताल्लुक रखता है। तब दूसरे मरहले में अगेसी को रामूस की खलवत में दे दिया गया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। रामूस अगेसी को जाता है और खतरा था कि कहीं अगेसी की कोई औलाद मिस्र की सल्तनत के लिए मौजू न करार दे दी जाए। इसलिए जवान उम्र अगेसी को आकाश के सामने लाया गया और नौजवान औरत अपने सुतेले बेटे से दिल हार बैठी। वो उसे बेपनाह चाहने लगी और मेरी कोशिश से जल्द अज जल्द आकाश ने अगेसी की तन्हाई हासिल कर ली। अगेसी का पहला बेटा गो रामूस की औलाद कहलाता है, लेकिन मेरे अलावा कोई इस राज से वाकिफ नहीं है कि दरअसल वो आकाश के नुतफे से ही है, या फिर अगेसी इस बात को जानती है। और फिर तीसरा मरहला शुरू किया गया, यानी अगेसी के ज़हन में यह बात डाली गई कि उससे कबल के रामूस अपने किसी बेटे को वली अहद नामजद कर दे। उसकी मौत जरूरी है ताकि शाही खानदान चाहरम के दस्तूर के मुताबिक सबसे पहले बेटे को बादशाहत मिल जाए और उसके बाद वो बासानी अगेसी के बेटे यानी अपने नुतफे को हुकूमत मुंतकिल करा ले। यूं तीसरे खानदान को बरसे इक़्तिदार लाने का मंसूबा बनाया गया है, लेकिन मुकम्मल हकीकत से मेरे अलावा और कोई वाकिफ नहीं था, यहां तक कि अगेसी और आकाश भी नहीं। हाँ, तू मेरा दोस्त है, मेरे लिए मोहतरम है, इसलिए मैंने तेरे ऊपर एतमाद कर लिया है। बूढ़ा खामोश हो गया। मैं हैरत अंगेज साजिश सुनकर दंग रह गया था। तहजीब के दौर की यह साजिश मेरे लिए सख्त हैरत अंगेज थी। इससे कबल के अदवार में मैं किसी ऐसी साजिश से आशना नहीं हुआ था, लेकिन सितारे मेरे दोस्त मेरी हैरत पर मुस्कुराते थे। उन्होंने मुझे बताया था कि जो इंसान तहजीब के लिबादे ओढ़ता रहेगा, इकदार फरामोश करता रहेगा और एक वक्त दुनिया ऐसी अनोखी जगह हो जाएगी जहां के किस्से कहानियां किसी तौर पर अकल में नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो एक मुहक्किक था प्रोफेसर, दुनिया के बदलने के तरीके मेरे पास नहीं थे। हाँ, हर दौर का मुशाहिदा मेरा महबूब मशगला था और फिर मुझे दुनिया बदलने की जरूरत भी क्या थी, ना ही ये सब कुछ मेरे बस की बात थी। मुझे तो सिर्फ देखते हुए गुजर जाना था। बूढ़ा मेरी शक्ल देख रहा था। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने कुछ नए और दिलचस्प मसाइल के बारे में जिक्र किया था। हाँ, वो मसाइल क्या है? मैंने पूछा। अगेसी की निगाहें, बूढ़े ने जवाब दिया। मेरी ज़ीरक आंखों ने उसके चेहरे की जिल्द में दौड़ते हुए खून में एक तलब देखी है। बेशक तो दुनिया का हसीन तरीन मर्द है इस्लाक, कौन औरत तेरे कुर्ब की ख्वाहिशमंद न होगी। अगेसी भी एक हुस्न परस्त है, उसकी तलब उसकी हुस्न परस्ती कहीं तारीख ना बदलते। मैं अब भी नहीं समझा सालमूस, मैंने कहा। उसने तुझे पसंद किया है, वो तुझे अपनी खलवत में जरूर तलब करेगी।
ये मेरी पेशगोई है, लेकिन तेरे हुस्न की चमक कहीं उसे अपना इरादा बदलने पर मजबूर न करते। वो अपना इरादा कैसे बदल सकती है, मैंने पूछा। अहले मिस्र आमून के बेटे की हुकूमत को दूसरे तमाम इंसानों पर तरजीह देंगे। फिरौन की फौज के अंदर भी इससे बागी हो सकते हैं, बशर्ते कि वो आमून की हकीकत से वाकिफ हो जाएं। और तुम्हारी हैरत अंगेज शख्सियत तमाम लोगों को यकीन दिलाने के लिए काफी है। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हारी क्या कैफियत होगी, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ऐसी बेबसी महसूस करूंगा जो इससे पहले कभी न की। सालमूस ने गर्दन झुकाते हुए कहा। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, लेकिन तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए सालमूस, मुझे दुनिया की किसी हुकूमत की जरूरत नहीं है। मैं इंसानों में कोई नुमाया हैसियत नहीं चाहता, सिवाय इसके कि मेरी जरूरियात पूरी होती रहे। मैं किसी मिशन पर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरा जो मकसद था वो तुम्हारे जरिए पूरा हो गया है। मजीद कुछ है तो तुम्हारे ताउन से हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ ताउन के लिए तैयार हूँ। दरअसल प्रोफेसर, मैंने खुद में बहुत सी तब्दीलियां कर ली थी। मैंने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया था। मैंने जहां जुल्म देखा उसके खिलाफ खड़ा हो गया, लेकिन इंसानों ने खुद अपने लिए क्या किया था? ये चीजें इंसान की फितरत है। वो अगर ताकतवर होता है तो जुल्म करता है, कमजोर होता है तो जुल्म सहता है। इसलिए मुझे इन कामों से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मैं तो सिर्फ अपना मकसद पूरा करना चाहता था। मेरी बात पर काहिने आजम ने आंखें बंद कर ली और काफी देर तक उसी तरह बैठा रहा। फिर आंखें खोलकर बोला, तुम ऐसे इंसान हो कि मेरा तमाम तजुर्बा तुम्हारे सामने बातिल हो गया है। मैं तुम्हारे बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। ताहम एक बार फिर कहता हूं कि मुझे तुम्हारी दोस्ती पर फख्र है। जब तुम मेरी इस कदर मदद करने पर आमादा हो तो फिर मैं तुमसे कुछ और भी चाहूंगा। हाँ, कहो क्या चाहते हो? अगर मलका आगेसी तुम्हारा कुर्ब चाहे तो तुम उसे मायूस मत करना। अगर वो तुमसे कुछ और ख्वाहिश करे तो फिर यह तुम्हारी फरासत पर मबनी है कि तुम उसे टाल देना। तुम जानते हो, और दुनिया की सबसे अजीब शय है, वो तारीख का रुख बदल सकती है। तुम्हारी तरफ से मुतमईन होने के बाद मुझे उससे खतरा है कि कहीं वो मेरे प्रोग्राम को दरहम बरहम न करते। ठीक है, तुम फिक्र न करो, मैंने कहा, और वो खुश खुश वहां से चला गया। और बूढ़े का अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला। आगेसी दूसरे दिन फिर मौजूद थी। इस बार वो सादा से तरीके से आई थी। उसका लिबास भी सादा था और उसके अंदाज में अजीब सी बेचैनी पाई जाती थी। मुकद्दस काहिने आजम, उसने लरजती आवाज में कहा, मैं बेचैन हूं, मैं परेशान हूं। उसने कहा, मैं तेरे बेचैनी महसूस कर रहा हूं आगेसी, लेकिन ये कैसे मुमकिन है जो तू चाहती है? तेरा दिल रोशन है काहिने आजम, नामुमकिन को मुमकिन बना। मेरे दिल का दर्द इससे कह दे। वो खुद भी जानता होगा वो देवता है, तब मुझे उसके हजूर चाहने थे। मैं उससे दिल का दर्द कहूंगी, मैं उससे दर्द की दवा मांगूंगी। आगेसी ने कहा, लेकिन आकाश का क्या होगा? तेरे इरादे क्या होंगे? वो सब अपनी जगह होंगे। सब कुछ इसी तरह होगा जैसे तू चाहता है काहिने आजम, लेकिन वो भी होगा जो मैं चाहती हूँ। तू जानती है आगेसी, मैं तेरे तमाम राजों का आमीन हूँ। मैं तेरा ये राज भी राज रखूंगा। आज रात अगर तू आ सके तो माबद के चोर दरवाजे तेरे लिए खुले होंगे। बाकी काम खुद तेरा है। देवताओं का कुर्ब हासिल करना इंसान के बस से बाहर है। तू इसे मेरी किस्मत पर छोड़ दे। तो ये थी वो गुफ्तगू जो काहिने आजम और आगेसी के दरमियान मेरी गैर मौजूदगी में हुई, लेकिन आगेसी के वापस जाते ही काहिने आजम ने मुझे बताई। तब फिर तेरा क्या ख्याल है सालमूस? मैंने पूछा। मेरी वो दरख्वास्त बरकरार है। ठीक है, अरसाना आज रात मेरी खलवत में ना आने पाए, इसका ख्याल रखना, मैंने कहा, और कहान खुश खुश वापस चला गया। तो प्रोफेसर, उस रात में बेचैनी से अपनी पसंदीदा औरत का मुंतजिर था। वक्त गुजरता रहा। मेरे कान दरवाजे के बाहर कदमों की आड़ पर लगे हुए थे, और फिर अचानक मेरे कानों ने दरवाजे की आवाज सुनी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। अगेसी का हसीन चेहरा सामने था। मैं खड़ा हो गया और अगेसी की इंतहाई हसीन लिबास में अंदर आ गई। उसके तवील कामत जिस्म पर यह लिबास बेहतरीन लग रहा था। लिबास की तराश उस किस्म की थी कि उसके जिस्म के बेशतर हिस्से हुर्रियां थे। उसकी आंखें गुलाबी हो रही थी, कोंठ तिश्नगी से खुश्क थे और इनमें हल्की हल्की लर्जी थी। सूरज के बेटे, तू रहम का देवता है। मैं तेरी पनाह चाहती हूँ। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई हूँ। मैं तेरे कुर्ब की तलबगार हूँ। मुझे बता मैं क्या करूँ? या तू मेरे दिल को सुकून दे, मेरे ज़हन से अपनी चाहत फना कर दे, या फिर मुझे अपने मजबूत बाजुओं में लेकर मेरे दिल की प्यास बुझा दे। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गई। तो तुम जानो प्रोफेसर, दिल का सुकून बख्शना तो मेरे इम्कान में नहीं था। मैं कोई रूहानी पेशवा नहीं था जो इसके दिल का सुकून तलाश करता। हाँ, बाकी जो कुछ मैं कर सकता था हाजिर था, चुनाचे मैंने उसे बिल्कुल करीब आ जाने का मौका दिया। वो मेरी पसंदीदा औरत थी प्रोफेसर, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उसने किसी इफ़हाम और तफहीम से काम नहीं लिया था। दो टोक बात कह दी थी, चुनाचे अब किसी तकल्लुफ का सवाल नहीं पैदा होता था। उसकी गर्मजोशी के जवाब में मैंने भी उसी गर्मजोशी का सबूत दिया। मेरी आछी जिस्म के कुर्ब ने उसे मदहोश कर दिया। और प्रोफेसर, वो भी मेरी जिंदगी की एक यादगार रात थी। उस रात में हकीकी मानों में औरत की कुव्वत का कायल हुआ। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को शिकस्त दी थी, किसी की कुव्वत का लोहा नहीं माना था, लेकिन अभी तक मेरा वास्ता इस तरह के किसी सुरमा से नहीं पड़ा था। सो आज मेरा मुकाबल मिल ही गया था। और क्या क्या दाव पेच हुए प्रोफेसर, लेकिन मेरा मुकद्दर, शायद मेरे मुकद्दर में शिकस्त का सफा ही नहीं रखा गया था। वह सुकून की गहरी गहरी सांसें ले रही थी।
ऐसा मालूम होता था जैसे जिंदगी में पहली बार उसे सुकून मिला हो। काफी देर तक वो दुनिया और माफिया से बेखबर रही, फिर उसके हवास वापस आ गए। उसने मखमूर निगाहों से मेरी तरफ देखा और फिर बोझल लहजा में बोली, इस एक रात के लिए, इन चंद लम्हात के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार हूं। आसमान से आने वाले तो दुनिया वालों से किस कदर मुख्तलिफ है, इसलिए तुम्हारी दुनिया में मेरा गुजारा मुश्किल है। मैंने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तू हमेशा यहाँ रहे, इस वक्त तक जब तक सरजमीन मिस्र का वजूद न मिट जाए, मुझे अब्दी जिंदगी मिल जाए और मैं हरदम तेरे साथ रहूं। ये सरजमीन न मिटने के लिए है, ये हमेशा कायम रहेगी। लेकिन आमून ने जो मिशन मेरे सपुर्द किया है, मैं उसे अंजाम देकर यहाँ से चला जाऊंगा। तेरी ये ख्वाहिश बेकार है, मगर मैं तेरी दीवानी हो गई हूँ सूरज के बेटे। मैं हर रात तेरी आरजू करूंगी, वो आरजू तेरे लिए जिल्लत बन जाएगी। इस एक रात पर इक्तिफा कर, मुमकिन है ऐसी चंद रातें और आए, इसके बाद मैं यहाँ न रहूं। हम आसमान के पास ही जमीन पर सिर्फ चंद रोज मेहमान होते हैं और फिर आसमानों पर चले जाते हैं। तो क्या तू भी यहाँ से चला जाएगा? उसने दर्द भरे अंदाज में पूछा। हाँ, शायद बहुत जल्द, मैंने जवाब दिया। हालांकि वो मुझे बेहद पसंद आई थी, उसकी वजह से मैं एक तवील अरसा यहाँ रह सकता था, इस वक्त तक भी जब तक उसके जिस्म में झुर्रियां न पड़ जाएं, इस वक्त तक भी जब तक वो बिल्कुल बूढ़ी ना हो जाए। आखिर मैं कई औरतों के साथ इस अंदाज में रहा था, लेकिन मैं अपने 2 साल मुंह से वादा कर चुका था। मैं उस औरत के लिए कहानी आजम की उम्मीदों को खाक में नहीं मिलाना चाहता था। बहरहाल उसने मेरी मदद की थी और मैं तारीख के इस गहवारे के बारे में उससे और भी बहुत कुछ मालूमात हासिल करने की तवक्का रखता था। तब अगेसी सोच में डूब गई। फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, हाँ, आसमान के बासियों ने कब जमीन को अपनाया है। यही तेरा कर्म है कि तूने अपने कुर्ब के चंद लम्हात मुझे दे दिए, लेकिन मुझे एक इजाजत और दे। जब तक तू यहाँ है, मैं तेरे वसल से लुत्फ अंदोज होती रहूं। तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। मैंने कहा और सोचने लगा कि बात काहिनी आजम की मर्जी के खिलाफ तो ना होगी। बहरहाल अगर हुई तो बाद में इसमें तरमीम भी की जा सकती है। और फिर वो चली गई। उसके जाने की थोड़ी देर बाद काहिनी आजम आ गया। उसने गहरी निगाहों से मेरा चेहरा देखा और बोला, क्या मेरा ख्याल गलत था इस लाख? क्या उसने तेरे दायमी कुर्ब की ख्वाहिश नहीं की? नहीं, तेरा ख्याल दुरुस्त था, लेकिन मैंने खुश असलूबी से उसे टाल दिया। मुझे बहरहाल तुझसे किए हुए वादे का पास था। ओह, वो किसी किस्म की रंजिश लेकर यहाँ से गई है? नहीं, उसके बरक्स उसे करार आ गया था, मैंने जवाब दिया।